फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26। तो अपन सीवीएस ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। तो सीवीएस ट्रीटमेंट में अपन कहाँ पर पहुँच चुके थे? प्राइमरी ट्रीटमेंट तो अपना कंप्लीट हो चुका था, अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट अपन को पढ़ना था। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ अपन रिमूव करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं उसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले अपन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। जो हमारा सीवेज आ रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो चीज़ें हैं, उन दोनों को अपन को रिमूव करना है। उनको रिमूव करने के लिए अपने पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? उन सभी को अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो हमारा कौन सा है? एरोबिक, और दूसरा है अनएरोबिक। मतलब वो ट्रीटमेंट जो सीवेज को लेकर के आएंगे और एरोबिक कंडीशन के अंदर अपन उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करेंगे, वो तो कहलाएंगे एरोबिक। और जिनको अनएरोबिक में जिनको अपन एयर की एब्सेंस में करवाएंगे, उनको कहेंगे अनएरोबिक। क्लियर है क्या? नहीं। और फिर यहाँ से सीवेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा जब इन सभी में से कोई भी एक प्रोसेस का यूज़ करेंगे अपन। जब यहाँ से सीवेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो मतलब उसमें से ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो चुका है। ठीक, उसके बाद में फिर कहाँ पर जाएगा लिक्विड हमारा? तो खत्म होने का मतलब है वो बिल्कुल उड़ नहीं गया है। खत्म होने का मतलब क्या है? कि वो इनएक्टिव हो चुका है, अब वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, मतलब वो मर चुका है। मर चुका है, लेकिन है तो किसके अंदर? लिक्विड के सीवेज के अंदर ही है वो। तो उन सभी को अपन को बैठाना भी है। तो कैसे बैठाएंगे? उसके लिए अपन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जस्ट बाद में क्या करते हैं? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? एक सेडिमेंटेशन टैंक पहले था, ये दूसरा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो उस टैंक के अंदर केवल क्या बैठता है हमारा? जो ये इनएक्टिव हमारे ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसके अंदर नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है कि? तो दो ही चीज़ देखेंगे अपन। तो पहले अपन देखते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो एरोबिक, दूसरा अनएरोबिक। ठीक है, तो जो एरोबिक है उसके अंदर भी दो कंडीशन है। क्या? कि एरोबिक के अंदर आपको मोटा मोटा बस ये समझना है कि जो हमारा सीवेज है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वही उस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करेंगे, मतलब इनएक्टिव करेंगे। तो वो करेंगे कैसे? उनको दो चीज चाहिए, एक तो एयर चाहिए और दूसरी बात क्या चाहिए? उनको प्लेस चाहिए। ठीक, बैठने के लिए उनको स्थान चाहिए। तो स्थान आपको दो तरह से मिलता है। या तो आप क्या करो, उसके अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट करो, ऐसा स्थान उसके अंदर दे दो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर बैठ सके और अपनी ग्रोथ कर सके खुद की, और खुद की ग्रोथ करने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर सके, और आप साथ के साथ में क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहो। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं जहां पर आपने कोई अलग से प्लेस प्रोड्यूस किया है, उसको बोलेंगे अपन क्या? अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, AGS, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। जैसे कि मान लो मेरे पास बाल्टी है और उस बाल्टी में मैंने एक कोई मोटर है गोल सी, ठीक, या फिर आप मान लो कोई पहिया है। ये मेरे पास बाल्टी है, ऐसे ये बाल्टी है, इस बाल्टी में इतना पानी भरा हुआ है, इसमें एक पहिया है ऐसे गोल। तो पहिया क्या? आधा डूबा हुआ है, आधा ऊपर है। अब जो पहिया है आधा ऊपर है, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ऊपर है इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन है, और पहिया है तो पहिया है तो मतलब उसके ऊपर अपन बैठ सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से वो उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो वो अटैच हो गए उसके ऊपर, और क्या हुआ? साथ में उनको ऑक्सीजन मिली जैसे वो ऊपर आए। पहिया आपने घुमाया, पहिया कहाँ गया? नीचे। नीचे जाते ही क्या हो गया भाई? जो अटैच तो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऊपर से क्या लेके आया? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया। फिर से वो माइक्रो ऊपर आया, ऊपर आते ही क्या? ऑक्सीजन ली उसने। तो ये कौन सा सिस्टम है? अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अटैच्ड है किसी चीज से, उसको बोलते हैं अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। जैसे मान लो कोई लेयर बनी हुई है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो ये होता है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ पर चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में फिर वो एयर की प्रेजेंस में, एब्सेंस में उसको खत्म करते हैं। दूसरा होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। इसमें क्या होता है? जो पानी की बाल्टी थी हमारे पास, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, तो आपने क्या किया? उसके साथ में कुछ आपने उसके अंदर चीज़ें डाल दी। जैसे आपने मान लो कंकड़ पत्थर डाल दिए छोटे छोटे से। अब वो कंकड़ पत्थर क्या है? वो ऊपर से नीचे यूं गिर रहे हैं, धीरे 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 लिक्विड के अंदर धीरे धीरे गिर रहे हैं बाल्टी के अंदर। वो तो वो क्या सस्पेंडेड फॉर्म में है कि नहीं? और उसके ऊपर ही क्या है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुक गया। तो अटैच तो इसमें भी हुआ पड़ा है, लेकिन जिस चीज पर अटैच हुआ पड़ा है वो फिक्स नहीं है, वो खुद ही बेचारी नीचे आ रही है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। कि माइक्रो ऑर्गेन जो है सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं और फिर वो नीचे आते हैं। ठीक, और फिर वो क्या है? अपने जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। ये होता है अपना सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, SGS। तो ये जो अपने एरोबिक जो आते हैं प्रोसेस, उसमें कुछ तो होते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ, कुछ होते हैं अटैच्ड ग्रोथ। ये जो फ्लो चार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
कुछ भी पूछ सकता है दोनों में से कि ट्रिकलिंग फिल्टर कौन सा प्रोसेस है, एरोबिक अनएरोबिक, पहली चीज तो एरोबिक अनएरोबिक को तो अपन ने कर दिया ऐसे बाइफरकेट। बाद में पूछ सकता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर कौन सा है, अटैच्ड है या फिर सस्पेंडेड है, तो वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर को अपन टीएफ से भी डिनोट करते हैं, इसको ये होता है कौन सा, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, मतलब इसके अंदर एक लेयर बनती है, वो फिक्स रहती है, उसके ऊपर क्या है अपना जो माइक्रो ऑर्गेन वो अपना ग्रोथ करता है और ऑर्गेन मैटर को डिकम्पोज करता है, इनएक्टिव करता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एएसपी, ये भी क्या है, एसजीएस, ये है अपना सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ये अटैच पर काम नहीं करता, ये सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पर काम करता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये किस पर काम करते हैं, ये भी सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पर। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आरबीसी, ये किस पर काम करते हैं हमारे, ये करते हैं अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पर। तो ये 4 हो गए, चारों कौन से हैं, एरोबिक हैं, लेकिन चारों अलग अलग सिस्टम पर काम करते हैं, ये और ये तो करता है अटैच्ड पर, ये दोनों सस्पेंडेड पर। ऐसी अगर मैं बात करता हूं अनएरोबिक की, तो अनएरोबिक भी हमारे पास 4 हैं, सेप्टिक टैंक है, ठीक, इमॉफ टैंक है, अनएरोबिक लैगून्स है, और क्या है, अपफ्लो अनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, यूएसबीआर, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, सस्पेंडेड ग्रोथ पर काम करते हैं, लेकिन ये किस पर काम करता है, हमारा अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पर काम करता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यूएसबीआर एरोबिक प्रोसेस है या अनएरोबिक, तो भैया अनएरोबिक। किस पर काम करता है, एसजीएस एजीएस पर, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पर काम करता है। मैंने इनकी फुल फॉर्म लिख दी है यहाँ पे, एजीएस का मतलब है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, एसजीएस का मतलब है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। क्लियर है कि नहीं। अब हम बात करते हैं फर्दर, तो इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल अपन वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं जनरली, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। तो ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है भैया, ये एक तो हमारा किस पर काम करता है, ये अपन ने पहले लिख दिया है कि ये एरोबिक होता है प्रोसेस, और दूसरा किस पर काम करता है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पर। कैसे काम करता है, इसमें क्या है, एक फिल्टर होता है, जैसे हमारे रैपिड सेंड फिल्टर, स्लो सेंड फिल्टर थे ना, इस प्रकार के ही हमारे फिल्टर्स होते हैं। और वो फिल्टर क्या करते हैं हमारे, आपने सेंड का फिल्टर बनाया हुआ है, जो लिक्विड है अपना कहाँ से आ रहा है, अपना पीएसटी से लिक्विड आया, उसको आपने इस तरह से ऊपर छोड़ दिया, ठीक। और इसके अंदर फिल्टर में ऊपर क्या है, रोप के द्वारा एक प्लेट लगी होती है ऐसे गोल गोल, ठीक। ये हमारा फिल्टर है, फिल्टर मीडिया। ऊपर क्या है इसके, इस पूरे के अंदर हमारे, ये आपको दिख रहा है, ये अपना फिल्टर मीडिया है, इसमें ये आपको दिख रहे हैं हमारे पार्टिकल्स है, ठीक। ये इसका बेस बना हुआ है, यहाँ से सीवेज आएगा, सीवेज को हम सीधा ऊपर भेज रहे हैं। ऊपर क्या, एक साफ्ट लगी हुई जो गोल गोल घूम रही है, ठीक, गोल गोल वो इस तरह से घूम रही है। जैसे आप मेले में जाते हो तो देखते हो ना, बच्चों के ऐसे बैठने का घोड़ा बना दिया, कुछ बना दिया, और वो गोल गोल घूमता है ऐसे, तो बीच में एक शाफ्ट रहती है और यूँ रस्सियाँ यूँ बंधी होती हैं उनसे, ठीक, और वो गोल गोल घूमता है। सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन ये क्या है, प्लेट होती है एक, और प्लेट में छेद होते हैं ऐसे, ठीक। तो क्या होता है कि जो पाइप है, ये सीवेज आया, सीवेज सीधा ऊपर गया, ऊपर जाकर के इन प्लेट के थ्रू ये जो छेद दिख रहे हैं रेड रेड, यहाँ से नीचे आता है सीवेज, और ये क्या अपना फिल्टर मीडिया है। तो ऊपर से लिक्विड नीचे आया, आते ही क्या है, लिक्विड के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, दोनों चीजें हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है, इसके ऊपर एक ऑर्गेनिक मैटर ने एक लेयर बना दी, जैसे काई जम जाती है ना किसी चीज के ऊपर, तो उस जो अपने फिल्टर मीडिया है उसके ऊपर एक लेयर बना दी है, जिस लेयर को बोलते हैं बायो फिल्म या फिर स्लाइम लेयर। अब ये जो लेयर है, इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो तो एयर के कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, एयर की प्रेजेंस में वो लेयर को धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक खत्म करने लगेंगे। और जो नीचे वाली जो पोर्शन है, जो बॉटम सरफेस है, वो अनएरोबिक कंडीशन में, नीचे वाला पोर्शन, वो नीचे उसके क्या है, उसके नीचे तो डायरेक्टली पार्टिकल्स है, तो नीचे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अनएरोबिक वाले, वो इसको खत्म करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि ये जो लेयर है आती जा रही है ऊपर से, और ये लेयर घटती भी जा रही है और बढ़ती भी जा रही है, मतलब ये लेयर कांस्टेंट रहेगी। घट क्यों रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एरोबिक माइक्रो इसको खत्म करते जा रहे हैं। बढ़ क्यों रही है, क्योंकि ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है लिक्विड के साथ में। तो लिक्विड के साथ में जो है, अब यहाँ पर देखो 2 रेट होती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ते थे वहाँ पे, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ होती है एक तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, एक होती है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का मतलब होता है कि कितना सीवेज ऊपर से आ रहा है। अब सीवेज के अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर है और लिक्विड, दोनों चीज़ें हैं। मान लो 20% तो ऑर्गेनिक मैटर है, 80% लिक्विड है, तो वो तो सीवेज कहलाएगा। वो तो क्या है इसकी, और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के अंदर भी क्या है, हम सीवेज देख रहे हैं, कितना किलो सीवेज, कितना किलो हमारा ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है। मान लीजिए 1000 किलो सीवेज में से 100 किलो आपका ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, ये है उसकी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हो सकता है सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो वो तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है। और हो सकता है उसके अंदर ऑर्गेनिक
की मात्रा क्या है, मैटर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कहलाएगी वो हमारी। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के कारण क्या होता है, स्लाइम लेयर बढ़ती है और माइक्रो ऑर्गेन उसको खाते जा रहे हैं ऊपर ही ऊपर, तो वो घटती है। तो मतलब वो लेयर जो है कांस्टेंट रहती है। तो ये घटने और बढ़ने का प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्लफिंग प्रोसेस। स्लफिंग हो रही है मतलब वो बढ़ भी रही है, घट भी रही है। तो ये जो प्रोसेस है ना कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक, ऊपर से गिरता रहेगा और ये चलता रहेगा। इस तरह से क्या होता है इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है, और अल्टीमेटली जब आप लिक्विड को भेजना बंद कर दोगे तो लेयर घटती 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 बिल्कुल छोटी हो जाएगी, केवल ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे, वो भी एयर की प्रेजेंस में अपने आप को खत्म कर लेंगे। क्लियर है क्या नहीं? तो दोनों ही चीज़ें रिमूव हो जाती हैं या फिर कहा जाए इनएक्टिव हो जाती हैं। ये होता है हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर का प्रोसेस। इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए। इसमें सीवेज को फिल्टर मीडिया से गुजारा जाता है, ऊपर से गुजारा, जिससे सीवेज में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर सैंड पार्टिकल से चिपककर बायोफिल्म या स्लाइम लेयर बनाते हैं। चिपक गए भाई ऊपर, ये लेयर बना दी बायोफिल्म या स्लाइम लेयर। ऑर्गेनिक मैटर के अधिक होने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या इंक्रीज होती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे बढ़ते जाएंगे, और साथ ही ऑर्गेनिक मैटर के टॉप सरफेस को एरोबिक बैक्टीरिया रिमूव करते हैं। ऊपर वाले सरफेस को एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया खत्म करने लगे। फिर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के कारण यह बायोफिल्म रिमूव हो जाती है। जैसे ही हमारी आप ऊपर से हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, मतलब ऊपर से आप सीवेज की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो जैसे ही उसकी क्वांटिटी कम होगी ना, पतली हो जाएगी, तो ऊपर से जैसे ही वो गिरेगा वो लेयर हमारी रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। फिर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के कारण इस प्रोसेस को स्लफिंग कहते हैं। इसके बाद यह बायोफिल्म फिर से सैंड पार्टिकल पर बन जाती है और यह प्रोसेस रिपीट होता रहता है। भाई वो कम हो गई, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के आते ही क्या हो जाएगा, वो हट जाएगी, फिर से ऑर्गेनिक मैटर आएगा, वो लेयर बढ़ेगी, फिर स्लफिंग होगी, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा रिमूव हो जाता है। ये इसका डायग्राम है, ठीक। अब इसके कुछ पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। वो ये 3-4 ही पॉइंट है टोटल, कि ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है हमारा कितने बीओडी को रिमूव करता है, 75 से 80% को, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। भाई इसके अंदर फ्लाई नेशंस होता है, जैसे यहाँ पर आप बनाओगे ना, तो ये ओपन टू एटमोस्फेयर है, ओपन टू एटमोस्फेयर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर बनने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक ही जगह इकट्ठा है ना ऑर्गेनिक मैटर, पूरा पूरा ऊपर है, ये जो भी कचरा है एक तरह से ऊपर ही ऊपर जमा हुआ है, कोई नीचे तो है नहीं बीच में कि पूरे में घुला हुआ है, ऊपर जमा हुआ है एक तरफ। तो यहाँ पर क्या है, मक्खियाँ वगैरह मंडराती हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये फ्लाई नेशंस होता है एक तो इसके अंदर, और क्या होता है, अडर प्रॉब्लम, बदबू भी आती है, और क्या होता है इसके अंदर, पॉन्डिंग की प्रॉब्लम होती है। पॉन्डिंग का मतलब क्या है, भाई ऊपर की लेयर अगर ऐसी हो गई ना, उसने चौक कर दिया पार्टिकल्स को, तो ऊपर से सीवेज आता जाएगा, रुकता जाएगा बस। अगर एक बार चौक हो गई ये वाली लेयर हमारी, तो क्या हो जाएगा, पॉन्डिंग, तालाब बन जाएगा ऊपर। क्लियर है कि नहीं? क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमारी जो सैंड की लेयर है वो चौक हो चुकी है। तो टाइम टाइम इसको साफ भी करना पड़ता है अपन को स्क्रैपिंग के द्वारा। और क्या है भाई, ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ कहाँ पर करते हैं अपन, स्मॉल या मीडियम सिटी में करते हैं, लार्ज सिटी में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए ट्रिकलिंग फिल्टर में अपन डायरेक्टली रॉ सीवेज का आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जैसे अपन वहाँ पर करते थे डिसइंफेक्शन, तो आप डायरेक्टली पानी को डिसइंफेक्शन कर सकते थे, ठीक, वो सबसे मैंडेटरी प्रोसेस था। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्क्रीनिंग कुछ नहीं किया, डायरेक्टली सीवेज को ट्रिकलिंग फिल्टर पर डाल दिया। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सीवेज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे सॉलिड्स मौजूद हैं, तो वो क्या कर देंगे, हमारे इसको चॉक कर देंगे फिल्टर मीडिया को। इसलिए अपन डायरेक्टली रॉ सीवेज का यूज़ नहीं कर सकते, ट्रीटेड सीवेज का यूज़ करेंगे। मतलब पीएसटी के बाद में जो सीवेज आ रहा है उसका ही अपन यूज़ कर सकते हैं, उसको ही अपन ट्रिकलिंग फिल्टर पर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते, ठीक। क्यों नहीं डाल सकते, चॉकिंग के कारण। अब बात आती है हमारे क्या, जो ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के आधार पर। जैसे हमारे वहाँ पर 2 प्रकार के फिल्टर होते थे ना, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, ऐसे ही हमारे यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर भी फिल्ट्रेशन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे उनकी 2 पैरामीटर्स होते थे, ऐसे ही इनके होते हैं। ये भी हम लिखेंगे 1 बाय, मैं यहाँ पर आपको उतार दूंगा अभी टेबलेटेड फॉर्म के अंदर। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, जैसे वहाँ पर होता था स्लो सैंड फिल्टर, ऐसे ही यहाँ पर कौन सा होता है, कन्वेंशनल या लो रेट या फिर स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SRTF, स्टैंडर्ड रेट, नॉट स्लो रेट। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बोलो, चाहे कन्वेंशनल बोलो। कन्वेंशनल मतलब क्या, जो बहुत टाइम से अपन यूज़ करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। या फिर लो रेट, इसकी रेट कम होती है, इसको बोलते हैं SRTF। दूसरा होता है HRTF, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसके अंदर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है।
उन दोनों के पैरामीटर्स को मैं उतारता हूं। अभी फिलहाल आप इसको उतारें। देखिए भाई, ये अपन ने लिख दिया इसके बारे में, SRTF और HRTF के बारे में। तो इनके जो भी पैरामीटर्स हैं जो अपने लिखे हुए हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूंगा। देखो भाई, फीचर्स कौन कौन से हैं, ये अपना SRTF है या HRTF है। SRTF मतलब अपना SRTF का स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, HRTF का मतलब क्या, अपना हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो अगर डेप्थ ऑफ फिल्टर की बात करें तो SRTF की जो होती है वो होती है 1.6 से 2.4 मीटर, इसकी होती है कितनी, 1.2 से 1.8 मीटर, इसकी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। अगर मैं साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँ, जिन पार्टिकल्स का अपन यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है 25 से 75 mm होता है, उसका होता है 25 से 60 mm। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात आती है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की, मतलब HLR की, तो ये होता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। कैसे पढ़ेंगे इसको, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, मतलब ये हमारा सरफेस एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया से एक दिन में कितना मीटर क्यूब आप सीवेज को डाल रहे हो। तो सीवेज आ रहा है, ये सीवेज की जो रेट है वो कहलाएगी HLR, ठीक है ना। तो सीवेज के अंदर दोनों चीजें, लिक्विड भी है और साथ में स्लज भी है, मतलब जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है वो तो है हमारा क्या, सीवेज है। और अगर मैं बात करूं केवल ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की बात करूं, तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का मतलब क्या है, केवल हमारा ऑर्गेनिक मैटर से कितना ऑर्गेनिक मैटर आप एक दिन में डाल रहे हो 1 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, एक दिन में 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम आ रहा है। कैसे समझोगे, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरे पास 2 बाल्टी हैं, दोनों में क्या है, हमारा सीवेज है। एक सीवेज जो उसके अंदर कीचड़ ज्यादा है, मतलब एक के अंदर तो है जो ऑर्गेनिक मैटर वो है हमारा 2 किलो एक बाल्टी के अंदर। बाल्टी मान लीजिए 5 लीटर की है, उसमें 2 किलो है, एक के अंदर केवल कितना है, आधा किलो, ठीक। लेकिन बाल्टी तो उतनी थी, एक एक बाल्टी, तो सीवेज तो दोनों में सेम है, मतलब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट तो सेम है दोनों में। आप एक बाल्टी को, उस वाली पहली वाली बाल्टी को आपने डाला ट्रिकलिंग फिल्टर पर, दूसरी को डाला, तो दोनों ही केस में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट तो उतनी है, कितनी, एक बाल्टी डाल रहे हो, 1 बाल्टी, मतलब आप 1000 मीटर क्यूब मान लीजिए एग्जांपल के लिए, 1000 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक। लेकिन दोनों बाल्टी में ऑर्गेनिक मैटर अलग अलग था, एक में ज्यादा था एक में कम था, तो एक की तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या है, कम थी, दूसरे की ज्यादा थी। ये होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। दोनों की यूनिट इंपॉर्टेंट है, प्लस में दोनों का ये जो रेट है वो भी इंपॉर्टेंट। कितनी होती है, 1 to 4, इसमें 10 to 4, 10 गुना होती है इसके अंदर, ठीक है। ये 0.08, 0.32, 0.32 1, ये पहली वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 3 नंबर की, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ रिसर्कुलेशन रेशो की, तो R/I होता है। ये क्या होता है कि अपन सीवेज को जो निकलाने ट्रिकलिंग फिल्टर से, उसको अपन वापस से भेज देते हैं। जैसे जो ट्रिकलिंग फिल्टर था हमारा, ये PST था, PST से सीवेज यहाँ पर आया, तो यहाँ से क्या है, वो सीवेज नीचे गया इफ्लुएंट के रूप में, अब वो साफ हो चुका है। लेकिन पीछे वाला जो था वो गाढ़ा आ रहा था, अभी जो निकला है नीचे वो पतला है, तो हम गाढ़े को और पतला करना चाह रहे, तो पतले वाले सीवेज को उसके अंदर मिला दिया, रीसर्कुलेट कर दिया उसको, तो उसको बोलते हैं रीसर्कुलेशन। तो रीसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है हमारा, R/I। यहाँ पर R का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ रीसर्कुलेटेड सीवेज, कितना आपने सीवेज रीसर्कुलेट किया है, और I का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज, कितना रॉ सीवेज आ रहा था। उन दोनों का रेशियो होता है, उसको बोलते हैं रीसर्कुलेशन रेशियो। और इस रेशियो के आधार पर एक जो फैक्टर बनता है उसे बोलते हैं रीसर्कुलेशन फैक्टर, वो अपन आगे देखते हैं। तो रीसर्कुलेशन रेशियो कितना होता है, अपने स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में 0, मतलब रीसर्कुलेट नहीं करते, लेकिन HRTF में अपन रीसर्कुलेट करते हैं, तो वहां पर कितना होता है, 0.5 से 3 गुना। क्लियर है क्या नहीं। तो ये वाला पॉइंट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 5 में ये वाला मैंने पहले से ही स्टार लगाया हुआ है 0 के ऊपर। छठा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट छोड़ के 4 इंपॉर्टेंट है। वैसे पॉइंट तो कम से कम इसके 20 थे, मैंने केवल आपको 6 लिखवाए हैं, 6 ही इंपॉर्टेंट है, 6 में से भी केवल 3rd 4th 5th 6th इंपॉर्टेंट है। BOD 5 ऑफ इफ्लुएंट की अगर हम बात करें कि जो हमारा इफ्लुएंट निकल रहा है ट्रीट होने के बाद में, जो सीवेज निकल रहा है, जो लिक्विड निकल रहा है, जो हमारा किस में जाएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, तो उस सीवेज में BOD कौन से वाले के अंदर ज्यादा होगी, ठीक। तो ये जो होता है SRTF, उसकी देखो हर चीज के अंदर ये बेकार था SRTF, लोडिंग रेट भी कम थी इसकी। जैसे वहां पर था, वहां पर भी आपने क्या देखा, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा थी, हमारे SSF की, स्लो सैंड फिल्टर की जो एफिशिएंसी थी ज़्यादा थी, रैपिड सैंड की एफिशिएंसी कम थी। यहाँ पर भी सारी चीज़ों में ये बेकार है, लेकिन एफिशिएंसी की बात करें BOD 5 ऑफ इफ्लुएंट, तो जो इफ्लुएंट निकलेगा उसकी BOD 5 केवल कितनी होगी, 20 ppm या उससे कम होगी, और इसमें कितनी होगी, 30 ppm से ज़्यादा होगी। ज़्यादा BOD तो बेकार है, ज़्यादा BOD है इसका मतलब क्या, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, कम BOD है तो कम है ऑर्गेनिक मैटर।
तो भाई इससे जो प्राप्त होता है अपन को एफ्लुएंट, उसकी BOD5 क्या होती है, कम होती है। कौन से वाले की, SRTF की। तो आपसे पूछे कि ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, SRTF की है। अब अगर मैं बात करता हूँ HRTF की एफिशिएंसी की, तो वो किस पर डिपेंड करती है, वो हमारे रिसर्कुलेशन फैक्टर पर डिपेंड करती है। कैसे ज्ञात करते हैं उसको, ऐसे ज्ञात करते हैं। एफिशिएंसी को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। दोनों लिख दिए मैंने कि HRTF की एफिशिएंसी रिसर्कुलेशन फैक्टर पर निर्भर करती है, जिसे रिसर्कुलेशन रेशियो की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये जो मैंने लिखा है ये था रिसर्कुलेशन रेशियो, मतलब R/I, और F का मतलब क्या है, इसकी सहायता से, R/I की सहायता से अपन एक फैक्टर निकालते हो, उसे बोलते हैं रिसर्कुलेशन फैक्टर, और इस फैक्टर की सहायता से आप एफिशिएंसी को निकालते हो। ये रहा फॉर्मूला। तो देखो कैसे निकालते हो रिसर्कुलेशन फैक्टर को, 1 + R/I अपॉन 1 + 0.1 R/I का होल स्क्वायर। इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, रिसर्कुलेशन फैक्टर। तो अगर रिसर्कुलेशन है ही नहीं तो R/I क्या हो जाएगा, 0। कुल मिला के इसमें नहीं होता ना, तो रिसर्कुलेशन रेशियो किस में 0 होता है, SRTF में। तो SRTF में ये 0 है तो रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना होगा, वो भी 0 होगा। नहीं भाई, गलत। अगर आप ध्यान से पढ़ना है, रिसर्कुलेशन रेशियो पूछ रहा है या फिर रिसर्कुलेशन फैक्टर पूछ रहा है। अगर वो अपन से SRTF का रिसर्कुलेशन रेशियो पूछता है तो 0 होता है, और इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/1 बराबर 1। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। वो मैंने नोट में लिख दिया है, SRTF का रिसर्कुलेशन रेशियो 0 व रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 होता है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग है दोनों चीज़ें। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर की, ईटा परसेंटेज में निकलेगी ये, 1/1 + 0.0044 √U। यहाँ पर U का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होती है, और U को कैसे निकालते हैं, Y/V × F करके। यहाँ पर Y आप जानते हो, जो BOD में पढ़ा था वही Y है, BOD इन किलोग्राम। V का मतलब क्या है, हमारा फिल्टर वॉल्यूम होती है किसमें, हेक्टेयर मीटर के अंदर, और F क्या है, रिसर्कुलेशन फैक्टर। जो मैंने ऊपर लिखा था ना, SRTF की एफिशिएंसी रिसर्कुलेशन फैक्टर पर निर्भर करती है। तो देखो ईटा परसेंटेज U पर U आ रहा है इसके अंदर, और U में क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो इस पर डिपेंड करती है। लेकिन SRTF की करती है क्या, मैंने HRTF लिखा है, इससे आप दोनों की निकाल सकते हो, इससे आप SRTF की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। SRTF की निकालोगे तो यहाँ पर U की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y/V हो जाएगी, क्योंकि F क्या होता है, 1 होता है SRTF के लिए। तो SRTF के लिए जो एफिशिएंसी है वो F पर निर्भर नहीं करती, लेकिन HRTF के लिए F पर निर्भर करती है। क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पूछ सकते हैं, बाकी नोट इंपॉर्टेंट था SRTF, बस इसके अलावा आपसे इससे कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो अपना कंप्लीट था वो क्या था, हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, जो किस पर डिपेंड करता है, ये करता है हमारे कौन से सिस्टम पर, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पर। इसमें क्या करते हैं, एक टैंक होता है, तो देखो या तो आप ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज करोगे PST के बाद में, या आप ASP का यूज करोगे, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। किसी एक का करते हैं नहीं, सबका यूज कर लेंगे। तो अब की बार आप क्या यूज कर रहे हो भाई, PST से जो हमारा सीवेज आया उसको आपने ASP से गुजारा। ASP क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे जो टैंक है, ठीक है, इसके अंदर हमें जो सीवेज आ रहा है, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों चीजें हैं। अब मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चीज चाहिए, एक तो एयर चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, दूसरा प्लेस चाहिए कि कहां पर वो बैठे। तो अपन कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, ASP से जो हमारा सीवेज निकल चुका आगे, ठीक, और वो कहां पर जाएगा ASP के बाद में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक था। फिर जो अपना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था क्या था हमारा, ASP यूज कर रहे हैं। ASP से सीवेज किस में जाएगा, SST में। SST से ये आगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, इफ्लुएंट निकल जाएगा। SST से अगर मैं बात करूं तो ये सीधा तो निकल जाएगा अपना क्या, इफ्लुएंट निकल गया आगे, और जो बॉटम में रह गया वो स्लज रह गया। इस स्लज को हम क्या करते हैं, वापस लाते हैं और एक एरेटेड टैंक में डालते हैं। इस स्लज को, कौन से स्लज को, जो ASP के बाद SST से किसमें, SST में बैठ रहा है, उस स्लज को हमने लेकर के किसमें डाल दिया, एरेटेड टैंक में, जिसमें बहुत ज्यादा एयर है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। उस टैंक में डालते ही अब ये जो स्लज है, स्लज पहले तो इनएक्टिव था, कुछ नहीं था, लेकिन अब उस स्लज में क्या है, एयर बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है, बहुत ज्यादा एयर हमने उसके अंदर भर दी, तो फुल ऑफ एयर है ये, मतलब अब ये एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेटेड स्लज, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो SST में जो बैठा हुआ स्लज था उसको हमने लिया, एरेटेड टैंक में डाला, तो ये क्या बन चुका है, एक्टिवेटेड स्लज। और इस स्लज को हम किस में डाल देंगे, स्लज। भैया एक चीज माइंड में याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, स्लज और सीवेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। स्लज जो होता है वो नीचे बैठा हुआ होता है, बॉटम में कचरा। सीवेज होता है जिसके अंदर कचरा पानी दोनों चीज मौजूद होती है, और जो निकल जाता है
उसे बोलते हैं इफ्लुएंट। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूँ कचरे की। तो यहाँ से तो क्या आ रहा था, यहाँ से तो सीवेज आ रहा था, उस सीवेज में आपने क्या कर दिया, एक्टिवेटेड स्लज को मिला दिया। मतलब सीवेज में लिक्विड और ऑर्गेनिक मैटर दोनों चीज आ रही थी, उसमें साथ में आपने एक्टिवेटेड स्लज डाल दिया। तो डालने से क्या हो गया, तो स्लज तो सॉलिड पार्टिकल हुए ना, एक तरह से सॉलिड चीज हुई, कचरा हुआ, उसमें एयर भी है। तो ये जो पीछे से सीवेज आ रहा था, उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, साथ में उसको एक्टिवेटेड स्लज में मिल चुका है। तो एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर बैठ जाएंगे क्या, हमारे पार्टिकल्स, कौन से, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लेस मिल चुका है, कौन सा प्लेस, एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर बैठ गए। लेकिन ये जो स्लज है वो रुका हुआ तो है नहीं, ये भी आराम से यूं जो एएसपी में जाएगा वापस, तो ये यूं ही घूमता रहेगा, तो सस्पेंडेड फॉर्म में है, इसलिए अपन इसको सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं कि सस्पेंशन में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर बैठ गए, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से आ रहे थे वो बैठ गए एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर बैठ गए, वहां से एयर लेकर के उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया। करने के बाद में फिर ये आगे गया, आगे जाकर के वही स्लज नीचे बैठ गया, इफ्लुएंट बाहर निकल गया। उस स्लज को हम फिर से वही करते हैं, वापस भेजते हैं और इस सीवेज के साथ में मिला देंगे। तो अपन यही करते रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो चीज चाहिए थी, प्लेस और ऑक्सीजन, दोनों चीज मिल गई किसके रूप में, एक्टिवेटेड स्लज के रूप में। एक्टिवेटेड स्लज से उसने ऑक्सीजन को लिया और वहीं पर बैठ गया, ग्रोथ हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। काफ़ी सारी खूबियां हैं इसकी, इसमें उस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही फ्लाई नशंस होता है इसमें, ना ही पॉन्डिंग की प्रॉब्लम होती है, ना ही अडर की प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, ऊपर ही सब कुछ हो रहा था, ऊपर की लेयर में। इसमें तो क्या है भाई, सीवेज जब जाएगा स्लज के साथ तो घूमता हुआ जाएगा और उसमें टैंक में से होता हुआ सीधा निकलता जाएगा, तो ऊपर की लेयर में थोड़ी देर पूरे में घुल करके जा रहा है वो, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके अंदर स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम होती है कि आपने जिस सीवेज को ट्रीट कर दिया था उस स्लज को आप वापस लेकर के आ रहे हो, तो स्लज बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है इसके अंदर, तो इसमें स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके अंदर जो हमारी एफिशिएंसी होती है 80 to 95%, कितना, 80 से 95% आप बीओडी रिमूव हो जाती है। पिछले वाले में कम होती थी, इसमें ज़्यादा होती है। दूसरी बात, इसका यूज़ अपन कहाँ पर करते हैं, लार्ज सिटीज़ में करते हैं, उसका स्मॉल मीडियम में, इसका लार्ज में। तो कंपैरिजन के रूप में आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसमें ट्रिकलिंग फिल्टर की तुलना में कम एरिया की आवश्यकता होती है, उसमें ज़्यादा की। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी ऑपरेटिंग कम है। मतलब शुरुआत बनाने में उसमें ज़्यादा रुपए लगेंगे, इसमें कम रुपए लगेंगे। बनाने के बाद चलाने में उसमें कम लगेंगे, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें ज़्यादा लगेंगे, क्यों, क्योंकि आप स्लज को वापस ला रहे हो, एरेटेड टैंक में लेके जा रहे हो, तो एरेटेड टैंक में आपको पंपिंग करके एयर भी भेजनी पड़ेगी, तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ज़्यादा। वो सभी पॉइंट लिख दिए हैं, पाँचों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसमें स्टार्ट के 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और ये। तो ये मैंने लिख दिया है, एक बार आप इसको पढ़ें कि भाई इस प्रोसेस में एएसपी टैंक से निकल रहे, मतलब यहां से जो निकल रहा है, और एसएसटी में पहुंच रहे स्लज को इफ्लुएंट के साथ एरेटेड टैंक में भेजते हैं। अपन ने यूं भेज दिया, एरेटेड टैंक में अपन ने इसको भेज दिया, ठीक है। इस टैंक से प्राप्त स्लज हाईली एरेटेड होता है। यहां से जो अपन को स्लज प्राप्त होता है बहुत ज्यादा एरेटेड है, जिसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इस स्लज को पीएसटी से आ रहे, यहां से जो आ रहा है सीवेज के साथ फिर से एएसपी में भेजा जाता है। यहां से जो सीवेज आ रहा है उसके साथ मिला दिया और कहां भेज दिया हमने उसको, एएसपी में भेज दिया, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन और प्लेस प्राप्त होता है। दो ही चीज चाहिए थी, एक तो ऑक्सीजन चाहिए थी, दूसरा प्लेस, और ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक, ये इसका फ्लो चार्ट है। एएसपी के द्वारा 80 से 95% बीओडी रिमूव की जाती है। एएसपी का यूज लार्ज सिटीज में के लिए किया जाता है, और एएसपी में केवल स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम होती है। एएसपी में ट्रिकलिंग फिल्टर की तुलना में कम एरिया की आवश्यकता होती है। एएसपी की कैपिटल कॉस्ट ट्रिकलिंग फिल्टर की तुलना में कम होती है। कैपिटल का मतलब इनिशियल कॉस्ट, बनाने में जो लगी लागत, लेकिन एक्टिविटी ऑपरेटिंग कॉस्ट टीएफ की तुलना में अधिक होती है। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसको उतारो एक बार, मैं साइड में होता हूँ। तो भैया ये अपना कंप्लीट हो चुका है, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अब जो एक आध दो क्वेश्चन छोटे मोटे बनते हैं वो इमॉफ कौन हुआ हमारा, ठीक है, इमॉफ टैंक, सॉरी, इमॉफ टैंक हुआ, और एरेटेड लैगून्स जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड हुए उनसे बनते हैं, वो मैं सब कुछ करूँगा। इमॉफ सेप्टिक तो अपने एनारोबिक के हो गए, और ऑक्सीडेशन पॉन्ड अपना एरोबिक का है। इन सबको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।